हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। आइए रिग्रेशन एनालिसिस के पार्ट 3 को स्टडी करें। नाउ कंप्यूटिंग रिग्रेशन इक्वेशंस व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y and arithmetic average of series x and series y are given. ये जो पार्ट है 3 ये सारा न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें अब ये सबसे पहला न्यूमेरिकल हम ध्यान से देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में सेल्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप रिग्रेशन इक्वेशंस को कैलकुलेट करिए और एस्टिमेटेड एडवर्टाइजमेंट बजट बताइए यदि सेल का टारगेट 60 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल को देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स और एडवर्टाइजमेंट वेरिएबल में डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसको वेरिएबल में डिफाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने सेल्स को x ले लिया और हमने एडवर्टाइजमेंट को y ले लिया। जब हमने सेल को x लिया तो 40 is x bar and standard deviation of x is 8. On the similar pattern, y bar is equal to 8 and standard deviation of y is equal to 3. तो जब नॉमेनक्लेचर हम दे देते हैं, वेरिएबल से डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे लिए ये देखना आसान हो जाता है कि क्या क्या चीजें हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। सो x bar 40, y bar 8, standard deviation of x is 8 and standard deviation of y is 3. Now we are computing the regression equation of sales on advertisement, that is x on y. So the formula is x minus x bar is equal to regression coefficient of x on y multiplied by y minus y bar. Regression coefficient of x on y को यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की मदद से कंप्यूट करेंगे, which is r multiplied by standard deviation x divided by standard deviation y. हमने वैल्यूज को पुट किया यहाँ पे और हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया x on y is 2.4. उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास x बार और y बार की थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट करा और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा और एंड में हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई x is equal to 2.4y plus 20.8. So in case of arithmetic average, correlation coefficient and standard deviation given, we need to compute regression coefficient with the formula which is bxy is equal to r standard deviation x divided by standard deviation y. Now this is the regression equation of y on x. So y on x is y minus y bar is equal to byx into x minus x bar, where byx is the regression coefficient of y on x. अब इसकी गणना करने के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम पैटर्न पे लगाएंगे, क्योंकि अब फॉर्मूले स्टैंडर्ड डिविएशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मदद से निकलेगा। Now the formula is r standard deviation y divided by standard deviation x. याद रखने के लिए हम byx निकाल रहे हैं, so it is r, पहले y लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन y, उसके बाद x लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x. हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन y और स्टैंडर्ड डिविएशन x की हमने वैल्यू पुट की और हमारे पास आ गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x which is 0.34. हम सही ट्रैक पे हैं क्योंकि पीछे भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy पॉजिटिव था और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। हमने वैल्यूज को पुट किया, y बार की जगह हमने 8 लिखा, x बार की जगह पे हमने 40 लिखा और हमने ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx की वैल्यू लिखी और एंड में हमने अपनी रिग्रेशन इक्वेशन y on x को बड़ी खूबसूरती के साथ बताया that y is equal to 0.34x minus 5.6. अब हमें एस्टिमेट करना था एडवर्टाइजमेंट का बजट और एडवर्टाइजमेंट को हमने y वेरिएबल लिया था। हमने एडवर्टाइजमेंट को एस्टिमेट करना है या हमने एडवर्टाइजमेंट की लाइकली वैल्यू निकालनी है जिसको हमने y माना।
इसका मतलब हम रिग्रेशन इक्वेशन y on x को कंसिडर करेंगे। हमने कंसिडर की रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y is equal to 0.34x minus 5.6। इसमें हमने सेल्स का टारगेट 60 जो था उसको हमने पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया 14.8 करोड़। अगर हम इसको एक लाइन में इस आंसर को लिखना चाहें तो हमें लिखना चाहिए that estimated advertisement budget should be 14.8 crores if we want to meet the sales target of rupees 60 crores। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। जो टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें रिग्रेशन इक्वेशंस कैसे कंप्यूट होती हैं इसको देखिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको देखेंगे तो मुझे लगता है हमें समझ में आएगा। यहाँ हमें रिग्रेशन इक्वेशंस को कंप्यूट करना है। ये बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हमें एज ऑफ हस्बैंड गिवन है और यहाँ पे हमें एज ऑफ वाइफ्स गिवन है। हस्बैंड को हमने x से डिपिक्ट कर दिया और वाइफ्स को हमने y से। ये टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब इस न्यूमेरिकल को करते हुए ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको दो स्टेप्स अपने आप को इंश्योर करने हैं। पहला स्टेप, सीरीज x और सीरीज y नीचे से ऊपर होनी चाहिए। जैसे आप देखिए हमारे पास एज ऑफ हस्बैंड है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सिमिलरली y सीरीज है हमारे पास 16 से 20, 20 से 24 और 24 से 28। दोनों तरफ नीचे से ऊपर सीरीज है। इन केस किसी न्यूमेरिकल में आपको डेटा इस तरह से मिलता कि 40 से 50, 30 से 40 और 20 से 30, then you need to convert the data. First of all, you will have to reset the data. दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि x सीरीज के अंदर क्लास विड्थ कांस्टेंट है। देखिए 10-10 है। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और y सीरीज के अंदर भी क्लास विड्थ कांस्टेंट है जो 4-4 से बढ़ रही है। इन दोनों चीजों को इंश्योर करने के बाद हम बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल में प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि क्या हमें न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है। यदि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें नहीं गिवन है तो हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होगा। कैसे? 6 प्लस नील इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, नील प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। और इसका जब हमने टोटल किया तो ये हमारे पास आया 6 जमा 9 जमा 5 इज इक्वल टू 20, विच इज कैपिटल N। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टली टोटल किया फ्रीक्वेंसी का। 6 प्लस 2 इज 8, देन नील प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, देन नील प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हमने ऐसे टोटल किया तो हमारे पास ये भी 20 आया। अर्थात हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास बराबर आना चाहिए। यदि फ्रीक्वेंसी का टोटल एग्जामिनर दे दे तो हमें दोबारा से टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने मिड वैल्यू निकाली। जो हमने मिड वैल्यू निकाली वो आई 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में आई हमारे पास 35 और उसके बाद 40 और 50 के बीच में हमारे पास आई 45। और उसके बाद हमने dx को कैलकुलेट किया। dx को हमने कैसे निकाला? dx को हमने निकाला x माइनस a डिवाइडेड बाय 10, जो हमारे पास आया 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही हमने इसका निकाला 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। हियर 45 माइनस 35 इज प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज प्लस 1। यानी x सीरीज में जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है वो हमने 35 लिया है। हमने चेंज ऑफ ओरिजिन 35 से किया। हर आइटम को 35 सब्ट्रैक्ट कर दिए हर आइटम में से, और हमने जो स्केल को चेंज किया वो 10 से किया। यहाँ पे हमें जिससे हमने स्केल चेंज किया, जिससे हमने डिवाइड किया 10 से, उसे हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। ऑन सिमिलर पैटर्न हमने यहाँ पे मिड वैल्यू ली। 16 और 20 की मिड वैल्यू आई 18, फिर 22 और फिर 26।
हमने 22 को एज्यूम्ड मीन लिया और हर आइटम में से हमने 22 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 18 माइनस 22, 22 माइनस 22 एंड 26 माइनस 22। और उसके बाद हमने हर आइटम को 4 जो क्लास विड्थ है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास dy की वैल्यू आई, यानी dy की वैल्यू हमारे पास आई y माइनस b डिवाइडेड बाय विड्थ दैट इज 4। यहाँ पे जो हमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमने स्केल को चेंज किया, जो हमने 4 से डिवाइड किया, अब हमें फॉर्मूले में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, अर्थात फॉर्मूले में हमें 4 को एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, ये फ्रीक्वेंसी थी और ये मेरे पास dy है। तो फ्रीक्वेंसी को जब मैं dy से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा f dy। देखिए, -1 multiplied by 8 is equal to -8. 0 multiplied by 7 is equal to 0. 1 multiplied by 5 is equal to 5. ये मेरे पास आ गया सिग्मा f dy which comes out to be -3. उसके बाद मैंने इस f dy को दोबारा dy से मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास आ गया f dy स्क्वायर, -8 मल्टीप्लाइड बाय -1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 और लास्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 5। तो मेरे पास आ गया सिग्मा dy स्क्वायर। और लास्ट कॉलम में मैंने निकाला f dx dy। f dx dy को कैसे निकालेंगे इसको आप ध्यान से देखिए। हर सेल के अंदर हम एक स्क्वायर बना लेंगे फ्रीक्वेंसीज को छोड़कर। अब जैसे इसको देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 6, इसके सामने dy है -1 और इसके ऊपर dx है -1। 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो इस बॉक्स में मैंने लिख दिया 6। सिमिलरली देखिए, नील फ्रीक्वेंसी 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद है 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये आपके पास आ गया 0। यानी जब आपने f dx dy की वैल्यू निकालनी है तो आपने तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखिए ध्यान से, दिस इज 1, दिस इज फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के सामने dy क्या है 1 और इसके ऊपर dx क्या है 1, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया सेल में 1। तो दोबारा स्टेप्स देखिए, पहला स्टेप है कि आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, दूसरा स्टेप है कि आपको f dy स्क्वायर और f dx dy निकालना है। सिमिलर पैटर्न पे आपको f dx स्क्वायर और f dx dy निकालना है। आगे बढ़ने से पहले आपने इंश्योर करना है कि दोनों तरफ जो समेशन है f dx dy का वो बराबर होना चाहिए। आपके लिए वैल्यू 7 के बराबर आ रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम f मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dy करें या फिर हम f मल्टीप्लाइड बाय dy मल्टीप्लाइड बाय dx करें। तो दोनों तरफ एक तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और सेकेंडली हमारा f dx dy का जो टोटल है वो भी दोनों तरफ सेम आना चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, इसलिए इसके स्टेप्स को मैं एक बार और आपके साथ क्लियर करूंगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने निकाला f dy स्क्वायर एंड f dx dy। सिमिलरली हमने यहाँ निकाला f dx स्क्वायर f dx dy। सबसे पहले देखिए f dx, ये देखिए फ्रीक्वेंसी, आई होप इट इज क्लियर। ये देखिए dx, आपने मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 -6, then 9 multiplied by 0 is 0, then 5 multiplied by 1 is 5। उसके बाद आपने f dx को दोबारा dx से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास f dx स्क्वायर आ गया। 6 -6 multiplied by -1 is +6, यहाँ 0 आएगा because anything multiplied by 0 is 0, and the last column, this is 5 multiplied by 1 is equal to 5।
ऐसे टोटल किया सिग्मा एफ टी एक्स आ गया, ऐसे टोटल किया सिग्मा एफ टी एक्स स्क्वायर आ गया। और लास्ट जो है एफ डी एक्स टी वाई, इसमें भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके 3 स्टेप्स बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, सारे सेल्स में 0 डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी वैल्यू को अगर पिक करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में एक 0 के होने से आंसर 0 आएगा। तो यहाँ 0 है, सारे सेल्स में 0 कर दीजिए स्क्वायर्स में, यहाँ 0 है, सब में 0 कर दीजिए सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप, जहां जहां फ्रीक्वेंसी निल है वहां पर भी 0 कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जो स्क्वायर्स बच जाते हैं फिर उनकी कैलकुलेशन करके उसमें वैल्यू को पेस्ट कीजिए। अब देखिए ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करने के फॉर्मूलेज हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है b बाय एक्स का, और इसके अंदर फॉर्मूला चाहे बड़ा है लेकिन अगर आप 2-3 बार इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो याद कर पाएंगे। यहाँ b बाय एक्स है तो आपने देखिए विड्थ ऑफ y डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ x, ये करना है क्योंकि आपने स्केल को चेंज किया था तो फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, तो इस स्टेप को आपने ध्यान रखना है। तो सिमिलर पैटर्न पे जब यहाँ पे बी एक्स वाई होगा तो ऊपर x की विड्थ आएगी और नीचे y की। तो लेट अस सी द फॉर्मूला, b by x is equal to n sigma f dx dy minus sigma f dx sigma f dy divided by n sigma f dx square minus sigma f dx का whole square multiplied by width of y divided by width of x, which is nothing but it is the change of scale। अब जो भी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी थी वो सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने कैलकुलेशन की और हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया y on x। सिमिलर पैटर्न पे हमने निकाला रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y। द फॉर्मूला इज bxy is equal to n sigma f dx dy minus sigma f dx sigma f dy divided by n sigma f dy square minus sigma f dy का whole square multiplied by width of x divided by width of y। सारी चीजें हमने पुट की और उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया 1.36, अर्थात दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे पास पॉजिटिव है और एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से छोटा है। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशंस को कंप्यूट करने के लिए मीन वैल्यूज को देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मीन वैल्यू निकाली, दैट इज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ सीरीज y। और हमें मालूम है कि इसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एज्यूम मीन फ्रॉम सीरीज y प्लस सिग्मा एफ डी वाई डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ y। ये फॉर्मूला आपने कहाँ पढ़ा है? ये फॉर्मूला आपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है जब हम अरिथमेटिक एवरेज को स्टेप डेविएशन मेथड से कंप्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया 21.4। सिमिलरली हमने x बार को कैलकुलेट करा, एज्यूम मीन फ्रॉम सीरीज x प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स, ये हमारे पास आ गया 34.5। अब हमारे पास x बार भी है, y बार भी है, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को भी टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल में कंप्यूट कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस रिग्रेशन इक्वेशन में हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। हमने y बार, b बाय x, x बार जो कैलकुलेट किए उनको पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आई रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x which is y is equal to 0.25x plus 12.78। Now this is regression equation of x on y, x minus x bar बराबर bxy y minus y bar। x बार y बार अभी हमने स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करे हैं, bxy को हमने टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल के हिसाब से कैलकुलेट किया है। ये सारी वैल्यूज जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आएगी x on y। तो ये था टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम देखेंगे कि मीन वैल्यूज, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये दो चीजें रिग्रेशन इक्वेशंस में कैसे निकलती हैं। ये पहला स्टेप देखिए, जब हम दो रिग्रेशन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं
या फिर दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जहां पे वो कट करती हैं एक दूसरे को, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, that is mean value, that is x bar, y bar. Now to find out which regression equation is x on y and which regression equation is y on x. देखिए ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस है, देखने से पता नहीं चलता कि कौन सी y on x है और कौन सी x on y है। इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। आप सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को अरेंज कर लीजिए। पहले x लिखिए, फिर आप y लिखिए और उसके बाद कांस्टेंट लिख लीजिए। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में लिखिए। अब आप साइन को छोड़ दीजिए, केवल मैग्नीट्यूड को देखिए। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए a1 मल्टीप्लाइड बाय b2, दैट इज a1 b2, और आप निकालिए b1 a2। यानी आपको इस तरह से डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, a1 b2 एंड देन b1 a2। यदि a1 b2 b1 a2 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, साइन को छोड़कर मैग्नीट्यूड को आपने कंसीडर करना है, तो इसका मतलब पहले वाली जो रिग्रेशन इक्वेशन है दैट इज y on x। तो आपको अगला केस याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे निशान लेस के बजाय ग्रेटर का है तो इसका मतलब पहले वाली रिग्रेशन इक्वेशन x on y है। ये आप पहले भी कर चुके हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कंप्यूट होता है। The coefficient of correlation is the geometric mean between the two regression coefficients, and you need to remember one thing, that covariance, correlation coefficient, b by x and bxy all must have the same sign. Either all are positive or all are negative. अब क्विकली एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स चाहिए। जब मैं इसको देख रही हूँ तो देखने से तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन y on x है और कौन सी x on y है। और मैंने सबसे पहले इसको अरेंज किया। पहले मैंने x को आगे लिखा, फिर मैंने y लिखा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी मैंने -x लिखा, फिर मैंने 2y लिखा। यानी पहला स्टेप मैंने दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को अरेंज करके लिखा, पहले x फिर y। ऐसे ही मैंने सेकेंड इक्वेशन में लिखा। अब मैंने यहाँ पे साइन को छोड़ दिया, यानी मुझे साइन से कोई मतलब नहीं है। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 3। तो बताइए 4 3 से बड़ा है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो तो इसका मतलब ये जो पहली रिग्रेशन इक्वेशन है दैट इज x on y। So the first is the regression equation of x on y. अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन x on y है तो मैंने x को एक तरफ रहने दिया और मैं बाकी सबको दूसरी तरफ ले गई, और उसके बाद मैंने x को कांस्टेंट से फ्री कर दिया। जब मैंने x को कांस्टेंट से फ्री किया तो अब ये रिग्रेशन इक्वेशन आ गई x on y। जो y के साथ लगा हुआ है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ऑफ x on y, सो bxy is equal to 3/2। अब ये दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन थी, ये y on x है। देखिए y को एक तरफ रखा, इसको कांस्टेंट से फ्री कर दिया। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनी? दिस रिग्रेशन इक्वेशन इज y on x। और ये जो x के साथ लगा हुआ है ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ऑफ y on x विच इज हाफ। तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को कंप्यूट करने के बाद बहुत सरलता के साथ, बहुत सिंप्लिसिटी से मैंने ये फॉर्मूला एग्जामिनर को दिया कि r इज इक्वल टू अंडर रूट b/x डॉट bxy। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3/2, मेरा आंसर आया 0.866, या मैं इसको कह सकती हूँ 0.87। जब ये आंसर आया तो मैंने लास्ट में लिखा कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज प्लस 0.87 because both the regression coefficients are positive, so R must have the positive sign. यहाँ पे एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी, आपने यहाँ पे एज्यूम किया था कि पहले वाली रिग्रेशन इक्वेशन x on y थी और दूसरे वाली y on x थी। इन केस आपकी एजम्पशन गलत हो जाए, अगर आपकी एजम्पशन गलत हो जाती
तो यहाँ पे ये दोनों चीजें इस ऑर्डर में आती, 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आता 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी 1 को एक्सीड करता। तो वहां पे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, आप अपने इंटेलेक्ट का परिचय देते हुए लिख सकते हैं, my assumption is wrong, so I am doing the numerical again by taking first as equation x on y and second as equation y on x. Now this is the example number 4. इसमें हम सबसे पहले मीन वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालनी है। तो जब हम मीन वैल्यू निकालेंगे, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, तो जो वैल्यू x की आएगी दैट विल बी x बार, और जो वैल्यू y की आएगी दैट विल बी y बार। देखिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में हम कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पहले वाली इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा -40x, और इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 17। इस y की वैल्यू को अगर मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, जो मेरे पास आई 13, और जो x की वैल्यू है दैट इज x बार, जो y की वैल्यू है दैट इज y बार। So when we solve both the regression equations simultaneously, we get arithmetic mean x bar and y bar. और यदि इन रिग्रेशन इक्वेशंस को मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दूं, तो जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज x bar and y bar. अब वही प्रॉब्लम, देखने में नहीं पता चल रहा कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x on y है और कौन सी y on x है। मैंने पहली इक्वेशन को अरेंज किया, पहले x लिखा फिर y लिखा, दूसरी इक्वेशन में भी मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद मैंने 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आया 144, और मैंने 10 को 40 से मल्टीप्लाई किया 400, यानी दिस a1 मल्टीप्लाइड बाय b2 एंड दिस b1 मल्टीप्लाइड बाय a2। जब इसका मल्टीप्लिकेशन कम हो, इग्नोरिंग साइन, then first is the regression equation of y on x. अब मैंने assume किया कि पहले वाली regression equation y on x है, और मैंने लिखा -10y is equal to -8x minus 66। y को मैंने कांस्टेंट से फ्री कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया regression coefficient y on x which is 4 divided by 5. Now second is regression equation of x on y. मैंने x को एक तरफ रखा, बाकी सबको मैं दूसरी तरफ ले गई, x को मैंने कांस्टेंट से फ्री कर दिया, और मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया bxy which is 9 divided by 20। अब क्योंकि मैंने दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल लिए, तो मैंने इस फॉर्मूले में इसको पुट किया, जो फॉर्मूला बार बार आ रहा है, दैट इज r is equal to अंडर रूट byx मल्टीप्लाइड बाय bxy। तो मेरे पास r अंत में आया +0.6, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो अंत में r का निशान भी पॉजिटिव होगा। अब मुझे निकालनी है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। न्यूमेरिकल में मुझे वेरिएंस गिवन था x सीरीज का, और मुझे मालूम है कि वेरिएंस इज नथिंग बट दिस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, दिस इज इक्वल टू 9। कोई भी पकड़ लीजिए, या तो आप रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y ले लीजिए, या आप रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे ले लिया रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x। फॉर्मूला लिखा मैंने, r मल्टीप्लाइड बाय, पहले y लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन x। क्योंकि मेरे पास वेरिएंस गिवन था, मैंने इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद मैंने वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू आई। जब मेरे पास वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू आई, तो मैंने पाया कि एग्जामिनर ने तो मेरे से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y पूछी थी, तो मैंने इसको अंडर रूट में लिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर हमेशा प्लस में आएगा। Now this is the numerical number 5th.
यदि रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y -1 डिवाइडेड बाय 12 है और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x -3 है, तो बताइए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। सबसे पहले लिखिए कि हमें क्या गिवन है। हमें bxy गिवन है -1/12 और byx हमें गिवन है -3। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा। हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अंडर रूट में साइन कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आया 0.5। लेकिन हमने अपनी बौद्धिक परिपक्वता का परिचय देते हुए टीचर को बताया कि इसका निशान नेगेटिव है, होना चाहिए और होगा। इट मस्ट बी नेगेटिव बिकॉज दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स नेगेटिव हैं, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का साइन भी नेगेटिव होगा। आइए इस हैवी एक्सरसाइज के बाद फॉर्मूलेस को समराइज कर लें, जिसमें पहला फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, जो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। उसके बाद है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कंप्यूट करने का तरीका तब देखा है जब न्यूमेरिकल में हमारे पास r स्टैंडर्ड डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन होता है मीन वैल्यू के साथ। ये फॉर्मूला है bxy का which is based on coefficient of correlation and standard deviation. You need to remember only one thing, दोनों में coefficient of correlation तो लगा ही हुआ है। जब आप bxy ले रहे हैं तो ऊपर standard deviation of x आएगी, जब आप byx ले रहे हैं तो ऊपर standard deviation y आएगी और नीचे standard deviation x आएगी। ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है पर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको 5 बार लर्न करने के बाद थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है इस फॉर्मूले को भी आप याद कर पाएंगे। ये टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल का फॉर्मूला है जो आज हमने न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखा। टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल में इसमें ये फॉर्मूला है बी बाय एक्स का विच इज n सिग्मा f dx dy माइनस सिग्मा f dx सिग्मा f dy डिवाइडेड बाय n सिग्मा f dx स्क्वायर माइनस सिग्मा f dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ y डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ x। ये लास्ट क्वेश्चन था जो आज हमने क्लिक किया। जब देखने से ना पता चले कि कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है और कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड, एजम्पशन का मेथड थोड़ा अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते हुए x को पहले लिखिए, y को बाद में लिखिए, मल्टीप्लाई करिए a1 को b2 से। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके मल्टीप्लीकेशन से b1 a2 से कम हो या उसके बराबर हो तो पहले वाली रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x होती है। और यदि आप अपनी एजम्पशन गलत ले लें तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने रिजल्ट को देखते हुए दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ रिग्रेशन का ये जो तीसरा भाग था यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और न्यूमेरिकल्स को करने का केवल एक ही टिप है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थैंक यू।